ठीक है ना। तो संस्कृति के विकास की अवस्थाएं, संस्कृति का जो विकास क्रम है उसको है तो देखो अलग अलग। जैसे मॉर्गन एक समाजशास्त्री है, इनने तीन स्टेज बताए हैं। पहला बताया है जंगली, दूसरा बताया है जंगली अवस्था, इसको अरण्य अवस्था कहती हैं। दूसरा बताया है बर्बर अवस्था, और तीसरी अवस्था बताई है सभ्य अवस्था। जंगली, बर्बर और सभ्य। ठीक है। देखो जंगली अवस्था से आप समझ ही रहे हो, शिकारी खाद्य संग्राहक जब तक मनुष्य था उसको इनने क्या बोल दिया, जंगली अवस्था। शिकारी एवं खाद्य संग्राहक। ठीक है। बर्बर अवस्था किसको बोला, बर्बर अवस्था से मतलब क्या है कि जब मनुष्य ने क्या है कृषि करना सीख गया, मनुष्य ने पशुपालन करना सीख गया, कुछ धातुओं की खोज हो गई, उसको इनने बर्बर अवस्था कहा। और तीसरी अवस्था बताया है सभ्य अवस्था। सभ्य अवस्था का मतलब क्या है कि मानव ने भाषा का ज्ञान किया। ठीक है। फिर लिपि का आविष्कार हो गया, मशीनों का प्रयोग करना चालू कर दिया। वो तब से इनने कहा कि क्या है, ये सभ्य अवस्था है। ठीक है। और किसी भी अवस्था की, किसी संस्कृति की ये अवस्था होती है। तो जैसे वो कहता पश्चिमी सभ्यता इस समय क्या है, अपनी चरम अवस्था मतलब सभ्य स्थिति पे है, वो जंगली पर्वत और तीसरे स्थिति सभ्य अवस्था पर आई है। ठीक है। ये मॉर्गन की कहानी है। फिर हर्बर्ट स्पेंसर अलग बात बताते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर भी इसको क्या है अलग अलग अवस्थाओं में बांटते। वो कहते हैं कि संस्कृति के विकास की चार अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था वो कहते हैं शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक। दूसरी अवस्था को वो कहते हैं पशु चारण की अवस्था, पशु चारण की अवस्था। तीसरे को वो कहते हैं कृषि अवस्था, और चौथे को कहते हैं वो औद्योगिक अवस्था। लगभग वही है, बस इनने बर्बर को दो हिस्सों में बांट दिया अलग अलग, पशु और कृषि। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर था। फिर एससी दुबे, इनने संस्कृति की छह अवस्थाओं का उल्लेख किया। छह अवस्थाएं, संस्कृति के विकास की छह अवस्थाओं का उल्लेख किया। देखो है तो यही, बस नाम अलग अलग दे देंगे अब छह अवस्था है तो ये और गिनती बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं है। पहला है आदि पाषाण युग, आदि पाषाण युग। आदि पाषाण मतलब जब मनुष्य पत्थर के औजार बनाता था। फिर दूसरा है पुरा पाषाण, पुरा पाषाण युग। तीसरा है नव पाषाण युग, नव पाषाण युग। चौथे को वो कहता है ताम्र पाषाण। पांचवे को कहते हैं कांस्य युग, और छठवे को कहते हैं लौह युग, वर्तमान युग। लौह युग ये क्या है, वर्तमान। मतलब देखो तीन तो स्टोन एज हो गए, आदि, पुरा और नव। फिर ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। फिर कांस्ययुगीन सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता। और कांस्ययुगीन हड़प्पा सभ्यता के बाद जो 1000 ईस्वी में लोहे की खोज होती है, लोह युग। और तब से आज तक लेके लोहे के युग को वो एक साथ ही जोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये संस्कृति की अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो आपसे संस्कृति की अवस्थाएं पूछे तो किसी भी समाजशास्त्री का बता सकते हो, चाहे मार्गन का बता दो, चाहे स्पेंसर का बता दो, चाहे दुबे का बता दो। तो इसमें दो दो तीन तीन लाइन आप आसानी से लिख सकते हो, इसमें लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने शब्दों में चाहो तो लिख लेना, नहीं तो उसमें कुछ है भी नहीं, मन से भी लिख देना पेपर में सीधे ही। तो पता होनी चाहिए कि कौन सी अवस्थाएं हैं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है अपना संस्कृति परिवर्तन, कल्चरल चेंज। संस्कृति परिवर्तन, कल्चरल चेंज। देखो ये क्या होता है, देखो संस्कृति के दो पक्ष हैं, भौतिक और अभौतिक।
इन दोनों में या दोनों में से किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को, इन दोनों में या दोनों में से किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक। संस्कृति की दो पक्ष देख चुके हैं, भौतिक। तो यदि भौतिक में परिवर्तन होता है तो भी वो सांस्कृतिक परिवर्तन है, अभौतिक में परिवर्तन होता है तो भी वो सांस्कृतिक, या तो किसी एक पक्ष में या दोनों में। मतलब यदि समाज में घर बनाने के तरीके, गाड़ी और ये भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन हो रहा है और हमारी प्रथाओं परंपराओं में भी परिवर्तन, तो इसको सांस्कृतिक परिवर्तन कहेंगे। सिंपल है, सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति की दोनों पक्षों में से किसी एक में हो जाए या दोनों में हो जाए तो उसको जो वो जो परिवर्तन होता है उसी को हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। फिर सवाल ये है कि ये सांस्कृतिक परिवर्तन किन कारणों से होता है। संस्कृति में हेडिंग डालना है, सर, संस्कृति में परिवर्तन का कारण। संस्कृति में परिवर्तन का कारण। और समाजशास्त्री समनर ने इसके तीन कारण बताए हैं। समनर ने तीन कारण बताए क्यों संस्कृति बदल जाती है। तीन कारण बताए हैं। पहला कारण लिखना, संस्कृति का 100% हस्तांतरण संभव नहीं है। संस्कृति का 100% हस्तांतरण संभव नहीं है। संस्कृति का 100% हस्तांतरण संभव नहीं है। समझ रहे हैं ना, संस्कृति क्यों बदल जाती है? क्योंकि हम अगली पीढ़ी को कितनी ही कोशिश कर लें, सेम टू सेम चीज ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब संस्कृति पहुंचती है तो थोड़ा बहुत रूप बदल ही देती है, और यही फिर धीरे धीरे क्या हम लोग देखते हैं कि दो चार पीढ़ी के बाद संस्कृति पूरी तरीके से हमको बदली हुई दिखाई देती है। तो लिखो इसमें कि चूंकि संस्कृति सीखी जाती है अतः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, चूंकि संस्कृति सीखी जाती है चूंकि संस्कृति सीखी जाती है अतः पुरानी पीढ़ी अपने अनुभव, ज्ञान, साहित्य, कला, धर्म नई पीढ़ी को सिखाती है। नई पीढ़ी को सिखाती है। किंतु दोनों पीढ़ियों की आवश्यकता एवं परिस्थिति में अंतर होने के कारण, किंतु दोनों पीढ़ियों की आवश्यकता एवं परिस्थितियों में अंतर होने के कारण नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की संस्कृति को 100% ग्रहण नहीं करती। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की संस्कृति को 100% ग्रहण नहीं करती। ग्रहण नहीं करती और अपनी ओर से संस्कृति में कुछ नए तत्व जोड़ती है।
अगला पॉइंट लिखना, बाह्य दशाओं में परिवर्तन। बाह्य दशाओं में परिवर्तन। देखो, मानव की बाह्य दशाओं में परिवर्तन होते रहता है। मानव की बाह्य दशाओं में परिवर्तन होते रहता है। विज्ञान के सहारे मानव ने बहुत विज्ञान के सहारे मानव ने बाह्य परिस्थितियों में बहुत कुछ परिवर्तन किया है। बाह्य परिस्थितियों में बहुत कुछ परिवर्तन किया है। इससे भी संस्कृति परिवर्तन से अछूती नहीं रही। इससे भी संस्कृति परिवर्तन से अछूती नहीं रही। तो तीसरा पॉइंट लिखना, अनुकूलन का प्रयत्न। अनुकूलन का प्रयत्न। देखो, जब बाह्य परिस्थितियों में परिवर्तन पैदा होता है, जब बाह्य परिस्थितियों में परिवर्तन पैदा होता है, और नवीन दशाएं उत्पन्न होती है, और नवीन दशाएं उत्पन्न होती हैं, तो उनसे अनुकूलन करने के लिए मानव नई संस्कृति को जन्म देता है। ठीक है, तो ये संस्कृति परिवर्तन का कारण है। संस्कृति क्यों बदल जाती है? भाई, बदल जाएगी समय के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल जाती, तो संस्कृति को भी बदलना पड़ता है। अब देखो, संस्कृति से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं जो सीधे नाम से ही पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एक शब्द होता है, सांस्कृतिक संपर्क। सांस्कृतिक संपर्क। देखो, जब दो भिन्न संस्कृतियां एक दूसरे पे के संपर्क में आती है तो उसे सांस्कृतिक संपर्क कहते हैं। ठीक है, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है तो उसे सांस्कृतिक संपर्क कहते हैं। बस इतने अपन को जानना, सांस्कृतिक संपर्क क्या होता है। एक शब्द होता है सांस्कृतिक प्रसार। सांस्कृतिक प्रसार, कल्चरल डिफ्यूजन। सांस्कृतिक प्रसार, ठीक है ना। सांस्कृतिक प्रसार क्या लिखा है इसमें, लिख लेना, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु, विचार, भौतिक अभौतिक तत्व, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु, विचार, भौतिक अभौतिक तत्वों, नवाचार आदि के रूप में
नवाचार आदि के रूप में सांस्कृतिक तत्व अपने उत्पत्ति स्थल से, सांस्कृतिक तत्व अपने उत्पत्ति स्थल से सांस्कृतिक तत्व अपने उत्पत्ति स्थल से अन्य क्षेत्रों में फैलते हैं, अन्य क्षेत्रों में फैलते हैं। ये देखो, ये दो पेपर में नहीं पूछेगा, पेपर में पूछेगा पर संस्कृति ग्रहण क्या होती है। एक कल्चरेशन, पर संस्कृति ग्रहण, पर संस्कृति ग्रहण, ए कल्चरेशन, ए डबल सी यू एल सी यू आर ए टी आई ओ एन, ए कल्चरेशन, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति संक्रमण, कोई भी अगर नाम दो इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर संस्कृति ग्रहण की अवधारणा को समझेंगे, पर संस्कृति ग्रहण होता क्या है। देखो, सांस्कृतिक संपर्क द्वारा होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को, सांस्कृतिक संपर्क द्वारा होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। जिसमें एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को स्वेच्छा अथवा दबाव से ग्रहण करती है। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को स्वेच्छा अथवा दबाव से ग्रहण करती है। यह एक चयनीय तथा उभयवाही प्रोसेस है। यह एक चयनीय तथा उभयवाही प्रोसेस है। पुस्तक में टू वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस मतलब दोनों तरफ थोड़ा लेंगे थोड़ा देंगे, टू वे प्रोसेस है, चयनीय तथा उभयवाही प्रोसेस है, जिसमें संपर्क में आई दोनों संस्कृतियों के बीच, संपर्क में आई दोनों संस्कृतियों के बीच कम या अधिक मात्रा में दोनों संस्कृति के बीच कम या अधिक मात्रा में सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, पर संस्कृति जो है दो संस्कृतियां हैं आपस में मिलती है तो उसको सांस्कृतिक संपर्क कहते हैं। फिर सांस्कृतिक संपर्क के तहत क्या दो संस्कृति मिली और दोनों संस्कृति, जैसे देखो एक संस्कृति है हिंदू संस्कृति और एक संस्कृति है मुस्लिम संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, दोनों संस्कृतियों में संपर्क होता है। तो कुछ सांस्कृतिक तत्व मुस्लिम संस्कृति के हिंदू अपना लेते हैं
और हिंदुओं की संस्कृति के कुछ तत्व हम अपना लेते हैं। तो एक क्या टू वे प्रोसेस हुआ है, जिसमें एक संस्कृति ने दूसरी संस्कृति से कुछ ग्रहण किया, और अब है अंतर हो सकता है ये ज्यादा ग्रहण करे, ये कम ग्रहण करे, कुछ भी अंतर हो सकता है, लेकिन टू वे प्रोसेस होगी। यदि सिंगल वे प्रोसेस होगी तो उसको पर संस्कृति ग्रहण नहीं कहेंगे, उसको कुछ और कहेंगे। पर संस्कृति ग्रहण एक दूसरी प्रोसेस है जिसमें दोनों संस्कृति एक दूसरे से तत्वों को लेती है और देती है। देखो इसमें हमने ये भी लिखा है कि ये स्वेच्छा से भी होता है और दबाव में भी होता है। दो संस्कृति संपर्क में आती है तो कई बार दबाव में भी आदान प्रदान होता है, लेकिन आपको तो बस इतना ही लिखना है कि टू वे प्रोसेस है, जिसमें दोनों संस्कृतियां एक दूसरे से कुछ लेती हैं और कुछ देती है, इसे ही हम कहते हैं सांस्कृतिक संपर्क। देखो इससे पहले जो हमने सांस्कृतिक प्रसार लिखा था, सांस्कृतिक प्रसार में केवल क्या हो रहा है कि एक जगह से सांस्कृतिक तत्व उचट के दूसरी संस्कृति में पहुंच जा रहा है, तो बहुत थोड़ी मात्रा में होता है कि एक संस्कृति का एक तत्व हमको दूसरी संस्कृति, ये दरअसल क्या है बहुत मिक्सचर वाली प्रोसेस है कि एक तत्व नहीं बहुत सारे तत्व यहाँ आ जाए, उस संस्कृति के बहुत सारे तत्व हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, इसी को कहते हैं कल्चरेशन, पर संस्कृति ग्रहण। देखो पर संस्कृति ग्रहण के लक्षण, देखो पहला पॉइंट कि यह प्रक्रिया सांस्कृतिक संप्रेषण का परिणाम है, यह प्रक्रिया सांस्कृतिक संप्रेषण का परिणाम होती है। जो तभी संभव है जब संस्कृतियां ऐतिहासिक संपर्क में होती हैं, जो तभी संभव है जब संस्कृतियां ऐतिहासिक संपर्क में होती हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, इसमें ग्रहणकर्ता समूह अपनी पहचान को पूर्णता नहीं खोता, इसमें ग्रहणकर्ता समूह पूर्णतः अपनी पहचान को नहीं खोता, पूर्णतः अपनी पहचान को नहीं खोता। अगला पॉइंट लिख लेना, यह टू वे प्रोसेस है, दो तरफा है, दोनों संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, दो तरफा प्रक्रिया है। फिर एक और पॉइंट लिख लेना, ये स्वेच्छा अथवा दबाव दोनों रूपों में हो सकता है, स्वेच्छा अथवा दबाव दोनों रूपों में हो सकता है। ठीक है, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होकर बातें ग्रहण करी, तो उसी को कह रहे हैं पर संस्कृति ग्रहण। फिर एक शब्द होता है सात्वीकरण, सात्वीकरण, एसिमिलेशन। देखो एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति में
एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति में घुला मिला लेने की प्रक्रिया को घुला मिला लेने की प्रक्रिया को सात्मीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे दूसरी संस्कृति का पृथक अस्तित्व इस प्रक्रिया में दूसरी संस्कृति के पृथक अस्तित्व का लोप हो जाता है। दूसरी संस्कृति के पृथक अस्तित्व का लोप हो जाता है। समझ रहे ना? प्राथमिकरण में दो संस्कृतियां मिल रही थी और दोनों एक दूसरे को प्रोवाइड कर रही थी, दोनों बनी दो पर संस्कृति ग्रहण। सात्वीकरण में क्या हो रहा है कि दो संस्कृति है, एक संस्कृति ये एक संस्कृति ये, इनके बीच सांस्कृतिक संपर्क हो रहा है। तो एक संस्कृति क्या है, दूसरी संस्कृति को खा गई, या दूसरी संस्कृति उदारता का प्रदर्शन करते हुए इस संस्कृति में इतनी घुल मिल गई है कि अब इस संस्कृति का पृथक अस्तित्व हमको दिखाई नहीं देता। ये प्रक्रिया कहलाती है सात्वीकरण। और देखो, दो संस्कृतियां मिलकर नवीन संस्कृति नहीं बन गई है। यदि दोनों संस्कृतियां मिलकर एक नई संस्कृति बन जाती है तो उसके लिए अलग शब्द यूज करते हैं, उसके लिए अमलगमेशन अमलगमेशन शब्द यूज करते हैं कि दो संस्कृतियां मिलकर एक नई संस्कृति बना लेती है। मल्टीपॉट ऑफ कल्चर कहते हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिकी में बहुत सारी संस्कृतियां घुल मिल गई और एक नई टाइप का कल्चर बन गया है। लेकिन जैसे भारतीय संस्कृति में बहुत सारी संस्कृतियां आई और घुल मिल गई, सात्वीकरण की प्रोसेस हो गई। मुस्लिम मुस्लिम को छोड़ के बहुत सारी संस्कृति, वैशाख आए, कुषाण आए, हूण आए, सब भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। तो वो प्रक्रिया कहलाती है सात्वीकरण। अगला कॉन्सेप्ट लिखना, प्रति संस्कृति ग्रहण। प्रति संस्कृति ग्रहण, कॉन्ट्रा एकल्चरेशन। कॉन्ट्रा एकल्चरेशन। देखो, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिशासित संस्कृति सर्वप्रथम पूर्णतः छिन्न भिन्न हो जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिशासित संस्कृति पहले पूर्णतः छिन्न भिन्न हो जाती है। अधिशासित अधिशासित संस्कृति पूर्णतः छिन्न भिन्न हो जाती है तत्पश्चात बाद में तत्पश्चात बाद में तत्पश्चात बाद में
इसमें अपनी खोई हुई पहचान की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उभार आता है। तत्पश्चात बाद में इसमें अपनी खोई हुई पहचान की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उभार आता है और वह अपनी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करती है। तत्पश्चात बाद में इसमें अपनी खोई हुई पहचान की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उभार आता है और वह अपनी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करती है। ये प्रक्रिया प्रति संस्कृति ग्रहण कहलाती है। अपनी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करती है। समझ रहे हैं ना? देखो, सांस्कृतिक संपर्क, जैसे अपन भारत में इसका उदाहरण देखें कि भाई भारत में ब्रिटिश साम्राज्य आया है और अंग्रेजी संस्कृति और भारतीय संस्कृति, तो अंग्रेजी संस्कृति बहुत हावी होती है, भारतीय संस्कृति उसके अंडर, अधिशासित संस्कृति। भारतीय संस्कृति क्या है? अधिशासित हो जाती, कमजोर संस्कृति हो जाती है। तो भारतीय संस्कृति क्या है? छिन्न भिन्न हो जाती है, मतलब उसके सांस्कृतिक मूल्य, प्रथाएं, परंपराएं कुछ समझ नहीं आता, और वो धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि अंग्रेजी संस्कृति में ही घुल मिल जाएगी। लेकिन फिर कुछ समय बाद क्या है? भारतीय संस्कृति में उभार आता है और लोग अपने अतीत का गौरवगान पढ़ते हैं ना, पुनरुत्थानवादी आंदोलन, अतीत की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, हमारा अतीत बहुत गौरवपूर्ण था। तो पहले वो एक संस्कृति छिन्न भिन्न हुई, फिर उनके लोगों को याद आया कि अरे हमारी तो महान संस्कृति थी, तो फिर क्या है, वो उनकी संस्कृति में अचानक से उभार आता है, सांस्कृतिक उत्थान होता है, और अब ये लोग आंदोलन वगैरह करने लगे। ये कहलाता है कॉन्ट्रा कल्चरेशन। ये अभी भी चलता है भारत में, जैसे आदिवासी आंदोलन, नागा आंदोलन, झारखंड आंदोलन। आदिवासी अपनी पहचान को हिंदू संस्कृति में भूलने लगती है, लेकिन फिर उनको कुछ समझ आता है थोड़े दिन बाद कि नहीं नहीं, हमारी तो अलग संस्कृति है, तो वो अपनी संस्कृति के प्रति, तो फिर अचानक से आंदोलन करने लगते हैं। तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं प्रति संस्कृति ग्रहण। अगला शब्द लिखना, सांस्कृतिक बहुलवाद, कल्चरल प्लूरलिज्म। सांस्कृतिक बहुलवाद, कल्चरल प्लूरलिज्म। देखो, इसमें कई संस्कृतियां एक साथ स्वीकार की जाती हैं, इसमें कई संस्कृतियां स्वीकार की जाती हैं। जिसमें प्रत्येक संस्कृति अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखती है। प्रत्येक संस्कृति अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखती है, उसे सांस्कृतिक बहुलवाद कहते हैं। अगला शब्द लिखो, उप संस्कृति, सब कल्चर। उप संस्कृति, सब कल्चर, सब कल्चर, उप संस्कृति। ये तो किसी एक संस्कृति के अंतर्गत ही
किसी एक संस्कृति के अंतर्गत ही विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं वाला समूह जिस विशिष्ट संस्कृति की रचना करता है क्या लिखा कि किसी एक संस्कृति के अंतर्गत ही विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं वाला समूह जिस विशिष्ट संस्कृति की रचना करता है वह उस वृहद संस्कृति की उप संस्कृति कहलाता है। वह उस वृहद संस्कृति की उप संस्कृति कहलाता है। इस उप संस्कृति का वृहद संस्कृति से विरोध नहीं होता। इस संस्कृति का इस उप संस्कृति का वृहद संस्कृति से विरोध नहीं होता। पैराग्राफ चेंज कर, समझ रहे हैं ना? उप संस्कृति एक वृहद संस्कृति, उसके अंदर बहुत सारी संस्कृतियां हो सकती हैं, जैसे भारतीय संस्कृति वृहद संस्कृति, लेकिन उसके अंदर बहुत छोटी छोटी संस्कृतियां होती है ना, कि भाई आदिवासियों की संस्कृति अलग है, फिर हम आदिवासियों पर केरल के नायर में अलग सिस्टम है, नीलगिरी के टोडा जनजाति में अलग सिस्टम है, उत्तराखंड की जनजाति उनमें अलग सिस्टम है, नॉर्थ ईस्ट की गारो खासी जयंतियों की संस्कृति अलग है। तो ये सब एक वृहद संस्कृति है, उसके अंतर्गत छोटी छोटी उप संस्कृतियां होती है। तो उसी के लिए हम क्या कह रहे हैं, उप संस्कृति, कि एक वृहद संस्कृति के अंदर जो विशिष्ट विशेषताओं वाला समूह होता है वो उस वृहद संस्कृति की उप संस्कृति कहलाता है। और सामान्यता इसमें विरोध नहीं होता है, सामान्यता नहीं होता, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। परंतु जब उप संस्कृति मुख्य उप संस्कृति परंतु जब उप संस्कृति मुख्य संस्कृति जिसका कि वह भाग है, उप संस्कृति जिसका कि वह भाग है, के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को अस्वीकार कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को अस्वीकार या उनका विरोध करने लगती है, तब इस उप संस्कृति को प्रति संस्कृति प्रति संस्कृति कॉन्ट्रा कल्चर कॉन्ट्रा कल्चर प्रति संस्कृति या प्रतिरोधी संस्कृति कहते हैं। प्रति संस्कृति या प्रतिरोधी संस्कृति कहते हैं, मतलब समझ रहे ना? एक बड़ी संस्कृति, उसके अंतर्गत वो छोटी छोटी संस्कृतियां हैं, वो उसकी उप संस्कृति कहला रही है, इनमें सामान्यता विरोध नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब इस ये उप संस्कृति है वो अपनी वृहद संस्कृति की कुछ बातों से सहमत नहीं होती, उसका विरोध करने लगती है, तो इसी उप संस्कृति को अब हम क्या कहने लगेंगे, प्रति संस्कृति। ठीक है, अवधारणा एक ही है, लेकिन एक में विरोध नहीं है, एक में विरोध हो जाता है। जब विरोध हो जाता है तो उसी के लिए प्रति संस्कृति शब्द उपयोग करने लगते हैं। फिर अगला शब्द लिखो, सांस्कृतिक सार्वभौम। सांस्कृतिक सार्वभौम, कल्चरल यूनिवर्सलिज्म।
देखो, वे विचार, आदतें, संवेग या सांस्कृतिक तत्व जो किसी समाज के सभी इसको ऐसा मत लिखो, इसकी परिभाषा थोड़ी अलग तरीके से लिखो, काट देना इसको, फिर से लिखो सांस्कृतिक सार्वभौम में कि कुछ सांस्कृतिक तत्व ऐसे होते हैं, कुछ सांस्कृतिक तत्व ऐसे होते हैं जो किसी एक संस्कृति की विशेषता नहीं होते, कुछ सांस्कृतिक तत्व ऐसे होते हैं जो किसी एक संस्कृति की विशेषता नहीं होते, बल्कि लगभग सभी संस्कृतियों में पाए जाते हैं। अर्थात संस्कृति के वे तत्व जो संपूर्ण मानव समाज की सभी संस्कृतियों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। संस्कृति के वे तत्व जो संपूर्ण मानव समाज की सभी संस्कृतियों में समान रूप से पाए जाते हैं सांस्कृतिक सार्वभौम कहलाते हैं। ठीक है ना? नाम ही है यूनिवर्सल। संस्कृति के वे तत्व जो दुनिया की प्रत्येक संस्कृति में पाए जाते हैं। अब ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, भारतीय संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, किसी भी संस्कृति में ईमानदारी, कोई संस्कृति ऐसा नहीं कहती कि बेईमान बनो, बड़ों का आदर करो। हर संस्कृति, ये तो ये चीज क्या है, ये सांस्कृतिक सार्वभौम है, हर संस्कृति में पाई जाएगी। बड़ों को आदर करो, बच्चों को प्यार दो, सच बोलो, ईमानदारी से रहो, ये सारी चीजें क्या है, सांस्कृतिक सार्वभौम कहलाती हैं। जो दरअसल क्या है, किसी एक संस्कृति में नहीं पाई जाती, किसी एक संस्कृति में होती। तो ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं हमारी संस्कृति में ईमानदारी को मूल्य, भाई दुनिया की सभी संस्कृति में ईमानदारी को एक अच्छा मूल्य माना जाता है। तो ये हो गया सांस्कृतिक सार्वभौम। अब इसके मिलती जुलती एक और अवधारणा है सांस्कृतिक विशिष्ट। सांस्कृतिक विशिष्ट, कल्चरल स्पेशलिटीज। लिखो, कुछ सांस्कृतिक तत्व ऐसे होते हैं जो एक समूह विशेष तक ही सीमित होते हैं। कुछ सांस्कृतिक तत्व ऐसे होते हैं जो किसी समूह विशेष तक ही सीमित होते हैं। वे अन्य समूह में नहीं पाए जाते। वे अन्य समूह में नहीं पाए जाते।
नहीं पाए जाते। ठीक है। सांस्कृतिक विशिष्ट किसी विशिष्ट संस्कृति या किसी विशिष्ट संस्कृति के केवल एक ग्रुप में पाए जाते हैं। जैसे यदि हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में शादीशुदा महिलाएं सिंदूर लगाती है, दुनिया की किसी संस्कृति में नहीं लगाती है। तो जो सिंदूर लगाना वो क्या है, सांस्कृतिक विशिष्ट है, केवल भारतीय संस्कृति में पाया जा रहा है। हो सकता है कि भारतीय संस्कृति में भी कुछ सांस्कृतिक स्पेशलिटी हो जो केवल एक वर्ग में पाई जाती हो। जैसे भारतीय संस्कृति में उनका डॉक्टरों का वर्ग है, तो उनमें कुछ विशिष्ट संस्कृति है, वो पूरे समाज में नहीं पाई जा रही। तो ये सांस्कृतिक विशिष्ट का मतलब ही है कि सभी में नहीं पाया जाएगा, कुछ स्पेशल जगह ही पाया जाएगा। उसको कह रहे हैं सांस्कृतिक विशिष्ट। और सांस्कृतिक सार्वभौम पूरी दुनिया की संस्कृति में एक साथ पाया जाता है। तीसरा शब्द लिखो, सांस्कृतिक विकल्प। देखो, किसी भी संस्कृति में व्यक्ति को व्यवहार के एक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं। क्या लिखा कि किसी भी संस्कृति में व्यक्ति को व्यवहार के एक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं। व्यक्ति स्वतंत्र है कि उन विकल्पों में से किसी एक का चयन कर ले। व्यक्ति स्वतंत्र है कि उन विकल्पों में से किसी एक का चयन कर ले। संस्कृति द्वारा उपलब्ध कराए गए विकल्पों को ही सांस्कृतिक विकल्प कहते हैं। संस्कृति द्वारा उपलब्ध कराए गए विकल्पों को ही सांस्कृतिक विकल्प कहते हैं। कल्चर अल्टरनेटिव्स कहते हैं विकल्प। ठीक है ना। कोई भी संस्कृति व्यवहार के एक से अधिक विकल्प उपलब्ध करा रही है, मतलब फिक्स नहीं है कि यही व्यवहार करना, ये नहीं तो ये नहीं तो ये सभी व्यवहार मान्यता प्राप्त है। जैसे कोई महिला शादी में जाना चाहती है, तो अब भारतीय संस्कृति में क्या है कि कोई महिला शादी में जा रही है तो उनका ठीक है, वो साड़ी पहन के जाएगी। ठीक है। लेकिन अब साड़ी नहीं पहनेगी तो वो सूट भी पहन सकती है, वो लहंगा भी पहन सकती है, और भी जो जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहन सकती है। तो ये क्या है, ये सब सांस्कृतिक विकल्प है। लेकिन वो हाफ पैंट पहन के नहीं जा सकती, ये सांस्कृतिक विकल्प, ये संस्कृति उसकी मंजूरी नहीं दे रही। इन सबको संस्कृति मंजूरी दे रही है। भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं हम। इन सबको संस्कृति मंजूरी दे रही है, लेकिन ये सांस्कृतिक विकल्प नहीं है। तो सांस्कृतिक विकल्प क्या है कि किसी भी संस्कृति में मान्यता परत व्यवहार के बहुत सारे विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से किसी एक का चयन करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है, संस्कृति उसकी मंजूरी देती है, ये कहलाता है सांस्कृतिक विकल्प। अगला शब्द लिखो, सांस्कृतिक परम तत्व। कल्चरल एब्सोल्यूट। परम तत्व, कल्चरल एब्सोल्यूट। देखो, किसी संस्कृति के वे सामाजिक मूल्य एवं मानदंड,
किसी संस्कृति के वे सामाजिक मूल्य एवं मानदंड जिसको उस संस्कृति के सदस्य किसी संस्कृति के वे सामाजिक मूल्य एवं मानदंड जिसको उस संस्कृति के सदस्य सभी कालों तथा सभी व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक रूप से व्यवहारिक और सही मानते हैं। सार्वभौमिक रूप से व्यवहारिक और सही मानते हैं, सांस्कृतिक परम तत्व कहलाते हैं। सांस्कृतिक परम तत्व कोई भी संस्कृति के ऐसे तत्व जो उस संस्कृति के सभी लोगों के व्यवहार में आपको दिखाई देगा, वो उस संस्कृति का परम तत्व कहलाता है। और उस संस्कृति के प्रत्येक व्यक्ति उस चीज को सही मानेंगे। जैसे सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, तो जो सिख संस्कृति है उसमें ये पगड़ी पहनना है उनका एक परम तत्व है कि हाँ भाई हर व्यक्ति पगड़ी पहनेगा, मतलब पुरुष पगड़ी पहनते हैं तो वो हर पुरुष को पगड़ी पहनना अच्छा माना जाता है, वो उसका परम तत्व है। भारतीय महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, तो एक वो क्या है, प्रत्येक महिला की जब भी कोई महिला की शादी होगी वो सिंदूर लगाएगी ही लगाएगी, वो एक परम तत्व है, उसको मानना ही है, वो आदर्श है, सभी कालों में वो सही माना जाता है। तो इसको कह रहे हैं हम सांस्कृतिक परम तत्व। ठीक है, इसमें कुछ शब्द और बचे हैं, उनको अपन अब कल देखेंगे। और कल थोड़े बहुत बचे हैं, दो दो चार छह अवधारणाएं और हैं संस्कृति की, तो फिर अपन भारतीय संस्कृति को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे कल।